हेलो दोस्तों, कहानी के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है देवरानी बनी सौतन। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। औरत: सुना है तेरी देवरानी तो बहुत पढ़ी लिखी है। सुजीता: हाँ मौसी, सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है बल्कि वो तो नौकरी भी करती थी। औरत: अच्छा तो तू ना जरा बचकर रहना। सुजीता: जरा बचकर रहना मतलब? मौसी, मैं कुछ समझी नहीं। औरत: मतलब कि बड़ी तीखी मिर्ची होती हैं ये ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां। पता चला कि तू है तो जेठानी पर वही आकर पूरे घर पर राज करने लगे। वो औरत सुजीता के मन में अपनी होने वाली देवरानी को लेकर शक पैदा कर गई थी। दरअसल सुजीता की शादी 2 साल पहले ही सुरेश से हुई थी। वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसने आते ही पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था। दिनेश का छोटा भाई था रमेश, जिसकी शादी अब रिया से होने जा रही थी। तब दूल्हे बने रमेश को देखकर सुजीता ने कहा, सुजीता: क्या बात है दूल्हे राजा, बड़े जच रहे हो। अब जाओ जल्दी से हमारी देवरानी ले आओ। अकेले घर का काम करके तो मेरा तो बुढ़ापा ही आ गया। प्रिया आएगी तो कम से कम मैं भी किसी पर हुक्म चला सकूंगी। रमेश: आप भी ना भाभी, कमाल करती हो। धूमधाम से महेश और प्रिया की शादी हुई और प्रिया अपने ससुराल आ गई। उधर जब बारात नई दुल्हन को लेकर सुजीता के दरवाजे पर आने वाली थी, तभी एक बार फिर वही औरत सुजीता के पास आई और बोली, औरत: मेरी बात सुन सुजीता, नई बहू तुझसे छोटी है, तू उसे सिर पर मत चढ़ने देना। उसे एहसास होना चाहिए कि जेठानी तू है और वो तेरी देवरानी, समझी? सुजीता: हाँ हाँ मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं सब समझती हूं। उस औरत की बातें सुजीता के दिमाग में बस गई थी। सुजीता ने भी ठान लिया था कि वो प्रिया से थोड़ा सख्ती से पेश आएगी। शादी को 1 हफ्ता बीत गया। सब ठीक चल रहा था। रिया बिना किसी के कहे सुजीता का घर के कामों में हाथ बटाती। इस तरह सुजीता और रिया की पटरी अब आपस में मिलने लगी थी। दोनों सारा दिन हंसते और बात करते करते काम निपटाते। लेकिन बीच बीच में सुजीता को जब भी उसकी मौसी की बात याद आती और वो थोड़ा सा सख्त होने की एक्टिंग करने लगती। एक दिन दिनेश: अरे सुजीता, जरा सुनो तो। सुजीता: हाँ जी, कहिए। दिनेश: वो रिया और रमेश को हमारी कुलदेवी के मंदिर भी तो ले जाना है ना, तो तुम एक काम करो, शहर जाकर उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आओ, पैसे अलमारी से निकाल लेना। सुजीता: शहर से क्यों, यहां हमारे यहां दुकानें कम है क्या? दिनेश: अरे बाबा, वो शहर की लड़की है, हो सकता है उसे यहाँ की साड़ी पसंद ना आए। सुजीता: अच्छा, आपने कभी मेरे लिए तो शहर से साड़ी नहीं मंगवाई। दिनेश: अच्छा तो तुम भी ले आना अपने लिए एक बढ़िया साड़ी। अब खुश हो और सुनो, रमेश को साथ ले जाना, मुझे कुछ काम है तो मैं कल पूरा दिन बाहर रहूंगा। सुजीता: ठीक है। दिनेश की बात सुनकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन सुजीता अपने देवर महेश के साथ बाइक से शहर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में महेश ने सुजीता से पूछा, रमेश: क्यों भाभी, जेठानी और देवरानी की सही बन रही है कि नहीं? सुजीता: तुम बाइक चलाने पर ध्यान दो, बड़े आए रिश्तों वाले। रमेश: रिश्तों का इंस्पेक्टर? पर देखना भाभी, एक दिन आपको प्रिया पर नाज होगा। सुजीता महेश की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। वो भविष्य देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे कौन सी अनहोनी उसका इंतजार कर रही है। वो जिस रास्ते से जा रहे थे, वहां एक बेकाबू ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से महेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकी भी कई फुट उछलकर दूर जा गिरी थी। वहां मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। दिनेश: वो दोनों तो ठीक है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर: आई एम सॉरी, आपकी पत्नी जिंदा तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो भी एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। इस हादसे में उनके सिर पर गहरी चोट आई है। हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन दिमाग में लगी चोट की वजह से ये उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। अंदरूनी अंगों को भी बहुत गहरी चोट आई है। हम उन्हें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर इस दौरान बदन में कोई हलचल हुई तो ठीक, वरना आगे कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर वहां से चले गए और अस्पताल के एक कोने में सुरेश और दूसरे कोने में रिया दहाड़े मारकर रोने लगे। दिनेश ने अपने भाई को गवा दिया था और जानकी जिंदा लाश बन चुकी थी, तो वहीं रिया शादी के 7 दिन बाद ही विधवा हो गई थी।
कई दिनों के बाद भी सुजीता के बदन में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। फिर एक दिन, डॉक्टर, देखिए दिनेश जी, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी सुजीता की हालत में कोई सुधार नहीं है। उन्हें यहां रखकर आप सिर्फ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि वो अपने आखिरी दिन आप लोगों के साथ अपने घर में गुजारे। दिनेश, कितना वक्त है मेरी सुजीता के पास डॉक्टर साहब? डॉक्टर, जैसी उनकी हालत है ज्यादा से ज्यादा 6-8 महीने। डॉक्टर की बात मानकर सुरेश जानकी को घर ले आया। अब सुजीता सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। उसकी आंखें खुली रहती, पर वो किसी से कुछ नहीं बोल पाती। दिनेश, चिंता मत करो जानकी, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। रिया, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप अपना ऑफिस देखिए। दीदी को आज से मैं संभाल लूंगी। वैसे भी मेरे पास अब करने के लिए है क्या? अगर मेरी सेवा और प्यार से दीदी ठीक हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। रिया की बात मानकर दिनेश ऑफिस चला गया। इधर रिया ने सुजीता की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली। दिनेश ऑफिस जाता और रिया सारा दिन सुजीता की सेवा में लगी रहती। शाम को दिनेश आकर सुजीता से खूब सारी बातें करता। सुजीता बातें सुनती तो थी, मगर उनका जवाब नहीं दे सकती थी। उधर दिन भर रिया सुजीता की दवाइयों से लेकर उसकी साफ सफाई तक का पूरा ख्याल रखती थी। रिया की सेवा और उसका प्यार देखकर सुजीता की आंखों से आंसू आ जाते थे और वो मन ही मन सोचने लगी कि कितना गलत सोचती थी मौसी। एक देवरानी से बढ़कर ये तो मेरी छोटी बहन जैसा ख्याल रखती है। बेचारी का सुहाग नहीं रहा, लेकिन वो सब भुलाकर मेरी सेवादारी में लगी है। हे भगवान, मेरा तो जो होना था वो हो गया, पर इस बेचारी के साथ इतना अन्याय मत करो। बिना पति के कैसे जिएगी सारी जिंदगी? ऐसे ही कई महीने बीत गए। रिया के जी जान लगाने के बाद भी सुजीता की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। फिर एक दिन दिनेश ने रिया से कहा, दिनेश, रिया, मुझे काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। रिया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। दिनेश के जाने के बाद तो प्रिया हर वक्त जानकी के साथ ही रहती और रात को भी उसी के बगल में सोती। सुजीता पूरी तरह से समझ चुकी थी कि रिया वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा कि उसने सोचा था या उसे पढ़ाया गया था, बल्कि वो सच में नए जमाने की एक बहुत ही जिम्मेदार लड़की थी। फिर एक रात जब रिया सो गई तो सुजीता ने फिर अपने मन में सोचा, कब तक ये दोनों मेरी सेवा ऐसे ही करते रहेंगे? कब तक दिनेश अकेले अपना जीवन काटेंगे? कब तक मैं इन दोनों पर ऐसे ही बोझ बनी रहूंगी? यही बातें सोचते सोचते सुजीता की भी आंख लग गई। 1 हफ्ता बीत गया। दिनेश वापस आया तो आते ही वो सुजीता के पास बैठ गया। रिया भी सुरेश के लिए पानी लेकर वहां गई। तभी अचानक सुजीता के हाथ में हलचल हुई। ये देखकर दिनेश और रिया बहुत ही खुश हो गए। वो डॉक्टर को फोन करने ही वाले थे कि उससे पहले ही सुजीता का कांपता हुआ हाथ दिनेश की तरफ बढ़ा। दिनेश ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और फिर सुजीता ने रिया को भी आंखों से उसके पास आकर बैठने का इशारा किया। प्रिया भी फौरन जाकर सुजीता के पास बैठ गई। रिया, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को अभी फोन करके यहां बुलाती हूं। लेकिन रिया वहां से नहीं जा सकी क्योंकि सुजीता ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फिर सुजीता ने एक गहरी सांस ली और दिनेश और रिया का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो क्या कहना चाहती थी ये दिनेश और रिया अच्छे से समझ चुके थे। तब रिया ने उससे कहा, रिया, आप ये सब मत सोचिए, आप अब ठीक हो जाएंगी। कहते हुए रिया सुजीता के काफी नजदीक आ गई थी तो सुजीता ने रिया के सिर पर हाथ रखा और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई। 2 साल बाद दिनेश, रिया कहाँ हो? रिया, आई जी, लीजिए, ये रहा आपका नाश्ता। दिनेश, बढ़िया, और मेरी गुड़िया कहाँ है? रिया, अभी भी सो रही है। रात भर बस यही रट लगाती रही कि मम्मी प्लीज एक कहानी और। रिया की बात सुनकर दिनेश ने मुस्कुरा दिया और फिर दोनों अपनी बेटी के कमरे में गए। दिनेश, अरे देखो तो जरा, ये परी अभी तक सोकर नहीं उठी। लेकिन अब जब पापा आ गए हैं तो मेरी सुजीता को तो उठना होगा ना। सुजीता, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मी। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।